न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और न्यूज 360 में आज कई बड़ी सियासी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं। और देश की सियासत की बात करें तो आज एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। सैम पित्रोदा ने एक ऐसा नस्लभेदी बयान दिया है जिससे कांग्रेस मुसीबत में फंस गई। न्यूज 360 में हम बयानबाजी से जुड़ी एक और ऐसी खबर दिखाएंगे जिसने बसपा के आकाश आनंद के सियासी करियर पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक सा लगा दिया है। आकाश के किस बयान पर बुआ मायावती को एक्शन लेना पड़ा, इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही न्यूज 360 में यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग से जुड़ा पूरा आंकड़ा भी दिखाएंगे। वो कौन सी घटना है जिसने एयर इंडिया की फ्लाइट पर ही ब्रेक लगा दिया है। लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की चुनावी सभा की खबर से। राहुल गांधी को अक्सर आपने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए देखा होगा, लेकिन आज पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी को लेकर ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। अडानी से कितना माल उठाया है। अंबानी और अडानी चुनावों में मुद्दों की वो कहानी रहे हैं जिसको लेकर विपक्षी दल हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। लेकिन बुधवार को पीएम मोदी ने विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार किया है। पीएम ने कांग्रेस को उल्टा ही अंबानी अडानी को लेकर सवालों के घेरे में ले लिया और सवाल उठा दिया राहुल गांधी पर। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर साल में कुछ काला है। पीएम मोदी ने बुधवार कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम का सवाल था कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी को गाली देनी बंद क्यों कर दी और ऐसा चुनाव के समय पर ही क्यों हुआ। इसकी पड़ताल जब हमने की तो हमें राहुल गांधी का एक पुराना बयान मिला और ताजा बयान भी। क्या राहुल गांधी के बयानों में वाकई बदलाव आया है, वो आप खुद तय करिए। जिस तरीके का मोनोपोलाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है और अडानी जी उसके सिंबल है, सबसे बड़े सिंबल है एंड बिल्कुल ब्लेटेंट सिंबल, उससे देश को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उससे हमारी डेमोक्रेसी टूट रही है, हमारे लोगों का पैसा चोरी हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इनके साथ। करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए।
अंबानी और अडानी को लेकर बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी इस बार उसी मुद्दे को लेकर जब पीएम के निशाने पर आए तो रायबरेली में भाई राहुल के लिए प्रचार कर रही बहन प्रियंका गांधी सामने आई और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पे टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शहंशाह है, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। पीएम मोदी बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में रैली कर रहे थे। उनके निशाने पर पूरा विपक्षी गठबंधन था। देश में तीसरे चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। पीएम ने विपक्ष पर इसको लेकर निशाना साधा और साफ कर दिया कि चुनावी लड़ाई से विपक्षी गठबंधन दूर दूर तक बीजेपी के टक्कर में नहीं है। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। पीएम मोदी ने जब विपक्षी गठबंधन को चुनावी दर से ही बाहर बता दिया तो प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से भी आई। बीजेपी को तानाशाही की सरकार बताकर उल्टा पीएम के बयान पर पलटवार कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर विपक्ष के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरे तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे देते तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। पीएम मोदी तेलंगाना में थे तो कांग्रेस के साथ साथ पीएम ने बीआरएस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस और बीआरएस पर परिवार प्रथम की राजनीति करने का आरोप तो लगाया ही, साथ में तेलंगाना में बीआरएस द्वारा SC, ST, OBC समाज को धोखा देने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। बीआरएस की सच्चाई भी ST, SC, BC समाज को धोखा देने की और अपीजमेंट की है। बीआरएस ने 2014 में आपसे वादा किया था कि वो सरकार में आई तो दलित सीएम बनाएंगी, और सीएम कौन बना था? बीआरएस ने यहां दलित बंधु स्कीम के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा। तेलंगाना हो या तमिलनाडु, 2024 के लोकसभा चुनावों में देश के हर राज्य में मुद्दों की भरमार रही है। पीएम मोदी के निशाने पर विपक्षी दल और विपक्ष के निशाने पर बीजेपी रही है।
अभी की जो सियासी स्थिति बनी है उससे ये वार पलटवार की लड़ाई थमती हुई तो बिल्कुल नहीं दिख रही। अब इसका नतीजा किस पक्ष में जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और चुनाव प्रचार के दौर में पीएम मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रोड शो किया। इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उन्होंने वो रोड शो कर रहे थे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस रोड शो में आप जो जनसमूह है वो दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ, प्रधानमंत्री ने भी इसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके उत्साह को लेकर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस रोड शो में अपार जनसमूह मौजूद है और चंद्रबाबू नायडू भी यानी कि वहां के मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दर्शाती है कि देश के किसी भी कोने में प्रधानमंत्री जाते हैं और रोड शो करते हैं तो एक बड़ी लोकप्रियता सड़कों के दोनों तरफ अक्सर दिखाई देती है। इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है कि सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा। सैम पित्रोदा ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, उनकी तरफ से यह आया कि ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। जयराम रमेश ने तुरंत ही सैम पित्रोदा के बयान के बाद कहा था कि उनका निजी विचार है। जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के इस्तीफे की जानकारी दी अपने सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने जानकारी दी कांग्रेस ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार किया है। विवादों के वीर माने जाते हैं सैम पित्रोदा और कांग्रेस। कहा जा सकता है कि ये आज उन्होंने उत्तर भारत को लेकर, दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को लेकर, पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा विवादित रंग भेदी बयान दिया था, नस्लवादी बयान दिया था। तो ये उसको लेकर सैम पित्रोदा को आज इस्तीफा देना पड़ा और जयराम रमेश ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने बालाकोट पे सवाल खड़ा किया था, जिन्होंने मध्यम वर्ग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था और जिन्होंने यह भी कहा था कि राम मंदिर, हनुमान मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। इसको लेकर कांग्रेस को माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और बात करते एक और ऐसे ही विवादित बयान की, क्योंकि लगातार विवादों का कार्य इस समय चुनाव चल रहा है और ऐसे में विवादित जो बयान है उभर कर सामने आ रहा है। अब आपको तफसील से पूरी खबर भी बताते हैं, जिसको लेकर आज हिंदुस्तान की सियासत में काफी गहमागहमी, काफी गर्मी बनी थी। आखिर सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि बात इस्तीफे तक आ गई। सैम के बयान के पीछे मचे घमासान पर एक रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करें आखिर कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं। ये राहुल गांधी का खासम खास सलाहकार है सैम पित्रोदा। जब भी दुनिया में विदेश में जाते हैं तो दाहिने तरफ में यही होता है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का फॉर्मूला देकर हिंदुस्तान की सियासत में नई जंग छेड़ दी थी। कांग्रेस जैसे तैसे करके सैम के बयान से पीछा छुड़ा ही रही थी कि सैम पित्रोदा ने एक नया राग आलाप दिया जिस पर घमासान मच गया है। पहले उनका बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters.
We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. सैम पित्रोदा विविधता की जो अजीबोगरीब तुलना कर रहे हैं वो तारीफ कम और ताना ज्यादा लग रहा है। सैम भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के विदेशी दौरों के सिपहसालार माने जाते हैं, यानी राहुल विदेश में होते हैं तो सैम के शागिर्द होते हैं। इसलिए सैम की इस सोच को सीधे सीधे कांग्रेस की सोच के साथ जोड़ा जा रहा है। सैम के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए सबसे पहला हमला पीएम मोदी ने बोला। ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या इस चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन पिछली बार पित्रोदा के बयान से मुश्किलों में फंसने वाली कांग्रेस ने इस बार पित्रोदा के बयान से खुद को किनारे कर लिया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ रही है। प्रियंका गांधी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने बयान पर बात करने के बजाय पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं जब विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना का कहना है कि सैम के बयान को देश का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो आप अत्याचार करने उनको बचा रहे हैं उस पे खेलिए, फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस चाहे सैम के बयान से किनारा काट रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए सैम पित्रोदा का बयान फ्री हिट पर फुल टॉस की ही तरह है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके सैम पित्रोदा को घेरा, तो वहीं जिस नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को लेकर सैम पित्रोदा बयान दे रहे थे, उन सभी दिशाओं से पित्रोदा के बयान पर पलटवार की बौछार आ गया। भारत के पूर्व के जो निवासी उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को, और ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। देश सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ आगे चलता है। कहते हैं
नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोग वो चीनी जैसे दिखते हैं, चाइनीज जैसे दिखते हैं, और पश्चिम के लोग अरबी दिखते हैं, और नॉर्थ के लोग अंग्रेज दिखते हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। बोलो ऐसी पार्टियों को आगे आने देना है क्या? अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। बीजेपी नेता देश के जिस कोने में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, हर जगह सिर्फ सैम पित्रोदा का ही मुद्दा छाया रहा। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी निशाना साधा गया। लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वो नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। हाल ही में कांग्रेस से निकाले गए नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो इसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ राहुल गांधी का ही बयान बताया है। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह आरोप गंभीर है। प्रमोद कृष्णम पहले भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर बुधवार को आरोपों के तीर चले तो खूब चले। स्मृति ईरानी ने इसे कांग्रेस का एक और घिनौना सच बताया है, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है, आज मैंने स्टेटमेंट देखा ये सैम पित्रोदा का, कैसा व्यक्ति है पता नहीं है। उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज जैसा देखता है। मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा और मेरा पता चला कि मुझको असमीज जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं देखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कमेंट है, हमें दुख देने वाला कमेंट है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बयानों को लेकर कांग्रेस पहले से ही परेशान है। कभी उसका कोई नेता महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे देता है, तो कभी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। वहीं विवादित बयान की फहरिस्त में विदेशों से सैम पित्रोदा का नाम सामने आ रहा है। सैम पित्रोदा ऐसा नाम है जिससे कांग्रेस का नाता काफी पुराना है। ऐसे में आरोपों के तीर भी सीधे सीधे कांग्रेस पर ही चलाए जा रहे हैं। तो न्यूज़ 360 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ।
बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और सैम पित्रोदा के बयान के बाद ये खबर भी बयानबाजी से ही जुड़ी हुई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बयान है उनको भारी पड़ गया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। आकाश पर एक्शन के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में बयानबाजी सिफर से शिखर तक पहुंचाती है, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ा तो शिखर से सिफर पर आते भी देर नहीं लगती। इसीलिए एक मजा हुआ नेता जब बोलता है तब पहले तराजू के पल्लों पर उसका नफा नुकसान तौलता है। लेकिन युवा उम्र का तकाजा कहे या फिर राजनीतिक शुचिता की कमी, अपने काम से ज्यादा अपने बयान को लेकर चर्चा में रहने वाले मायावती के भतीजे आकाश आनंद को अपने बिगड़ते बोल का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार रात करीब 10 बजे अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली है। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाया गया है, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया गया है। आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से भी पद से हटाया गया है। आकाश आनंद पिछले कुछ समय से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रहे थे। हाल ही में सीतापुर में तो उनके एक बयान के लिए उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। जहां बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। माना जा रहा है कि मायावती आकाश के इस बयान में अमर्यादित भाषा से नाराज थी। मायावती के एक्शन के कारण ये बयान भी माना जा रहा है। मंगलवार रात 9:37 पर बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्विटर अकाउंट से हुए 3 धड़ाधड़ ट्वीट ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। मायावती ने पहला ट्वीट करते हुए लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती ने आकाश को उनके पद से हटाने के कारण उनकी अपरिपक्वता बताया और साथ ही एक और ट्वीट किया। अपने तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा कि जबकि उनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों ने तूल पकड़ ली है। मायावती ने तो अपने फैसले के पीछे आकाश की अपरिपक्वता को कारण बताया है, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कहीं बीएसपी के अंदर खाने में कोई कला तो नहीं चल रही। मायावती के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मायावती बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगे? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी के कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगे। इस फैसले के बाद मायावती चौतरफा सवालों के घेरे में है। जहां बीजेपी कह रही उनका मिशन कमीशन में तब्दील हो चुका है, तो वहीं सपा यह आरोप लगा रही है कि मायावती का फैसला बीजेपी और बसपा के अघोषित गठबंधन का नतीजा है।
देखिए, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का अघोषित गठबंधन है, ये जनता देख रही है। जिस तरीके से बसपा के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। प्रतिक्रिया यूपी में खुद अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस की तरफ से भी आई है। कांग्रेस ने एक तरफ तो इसे मायावती का आंतरिक मसला बताया, वहीं दूसरी तरफ बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाया। बहुजन समाज पार्टी या सुश्री मायावती जी किसको किस पद पर रखती हैं, किसको कद पर रखती हैं, ये उनका निजी और आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। अगर आपको समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। आप बंद कबड्डी क्यों खेल रहे? कभी जौनपुर का टिकट चेंज कर रही हैं, कभी बस्ती का टिकट चेंज कर रही हैं। स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। 2024 के चुनाव में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लिहाजा इस फैसले के बाद वो सभी विपक्षी दलों के निशाने पर है। हालांकि राजनीति के जानकारों का भी इस फैसले पर अपनी अपनी राय है। कुछ जानकारों का मानना है कि आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने पर पार्टी के युवा मतदाता निराश होंगे। वहीं कुछ का कहना है कि जब बीएसपी का जनाधार कम होता दिख रहा है तो वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर मायावती अपनी पार्टी को संकट में नहीं डालना चाहती। अब मायावती का यह फैसला फौरी है या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा, ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और सियासी उठापटक के बीच खबर ऐसी है जो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी पर सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल यूपी में इस बार के लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में 2024 में लोगों का वोटिंग प्रतिशत काफी कम हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अब तक के 3 चरणों के चुनाव में लोगों की क्या भागीदारी रही है, ये रिपोर्ट देखिए। इस लोकसभा चुनाव में नेताओं की बयानबाजी के जितने चर्चे रहे हैं, उतने ही चर्चे अब तक हुए चुनाव के 3 चरणों में लोगों के वोटिंग को लेकर भी हो रही है। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज कम ही रहा है। वजह भीषण गर्मी भी हो सकती है। मंगलवार को तीसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग के साथ ही देश भर की 284 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। तीनों चरणों की वोटिंग को मिलाकर अगर यूपी की बात करें तो राज्य की 26 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अभी यूपी में 54 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है, जिसके लिए 4 चरणों में चुनाव होगा। यूपी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले चुनावों की तुलना राज्य में इस बार कम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में पहले चरण की वोटिंग जहां 2019 में 68.86% लोगों ने मतदान किया था, तो 2024 यानी इस बार 60.25% लोगों ने मतदान किया। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग में जहां 2019 में 63.88% लोगों ने मतदान किया था, तो 2024 में 54.85% लोगों ने वोटिंग की। जबकि तीसरे चरण की वोटिंग में जहां 2019 में 61.26% लोगों ने मतदान किया था, तो 2024 में 57.34% लोगों ने ही मतदान किया।
पहले 3 चरण की वोटिंग में साफ हो चुका है कि 2019 के मुकाबले इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग कम हुई है। अगर पहले चरण की बात करें तो यूपी की जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, उन सीटों पर इस बार पिछले चुनाव की तुलना में कितनी कम वोटिंग हुई है, ये भी आपको समझाते हैं। पहले चरण में पीलीभीत में जहां 2019 में 69.10% हुआ, तो वहीं 2024 में 61.91% मतदान हुआ। सहारनपुर में जहां 2019 में 73.70%, वहीं 2024 में 65.95% रहा। कैराना में जहां 2019 में 70.50% रही, तो 2024 में 61.17% रहा। मुजफ्फरनगर में 2019 में 70.70% मतदान था, तो 2019 में 59.29% रहा। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना सीट का हाल भी यही रहा, जहां 2019 के मुकाबले 2024 में वोट प्रतिशत गिरा ही है। के लोकसभा चुनाव में जहां वोटिंग 2014 के मुकाबले कहीं कहीं बढ़ा था, तो वहीं 2024 में वोटिंग के प्रति लोगों का रुझान कम रहा है। कारण क्या है ये तो लोग जाने, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में वोटिंग कम होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश तो बिल्कुल नहीं माना जाता। चुनाव के पहले चरण में ही वोटिंग परसेंटेज नहीं, दूसरा चरण भी इसी बात की गवाही है। 2019 में भी अमरोहा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और इस बार के चुनाव में भी अमरोहा ही टॉप वोटिंग सीट रही। दूसरे चरण की सभी सीटों पर वोट प्रतिशत की बात करें तो पहले चरण में मथुरा में जहां 2019 में 62.70% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 49.29% मतदान रहा। अलीगढ़ में 2019 में 62.60% मतदान था, जबकि इस बार 56.62% रहा। अमरोहा में 2019 में 71.50% मतदान, जबकि इस बार 64.02% मतदान ही रहा। इसी दूसरे चरण की बाकी बची गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर की सीटों पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत इस बार के चुनाव में गिरा है। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग को छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे चरण का हाल बेहाल रहा है। आलम यह है कि कुछ सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों पर 60% मतदान भी नहीं हो पाया है। तीसरे चरण में 2019 की तरह ही इस बार 2024 में भी संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि आगरा में सबसे कम तीसरे चरण में हुई वोटिंग को अगर 2019 से तुलना करें तो पहले चरण में जहां 2019 में संभल में सबसे ज्यादा 66.80% था, तो वहीं इस बार भी यूपी में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 62.81% वोटिंग रही। वहीं बदायूं में जहां 2019 में 49.50% मतदान हुआ, तो इस बार 54.05% मतदान ही रहा। बरेली की बात करें तो 2019 में 60.90% मतदान था, तो वहीं इस बार 57.88% मतदान ही रहा। आंवला की बात करें तो 2019 में जहां 60.70% मतदान हुआ, तो वहीं इस बार 57.08% मतदान हुआ। ऐसी ही बाकी की बची सीटों पर 2019 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत गिरा है, जिनमें हाथरस, फतेहपुर सिकरी, मैनपुरी, एटा, आगरा और फिरोजाबाद लोकसभा सीट शामिल है। पार्टी के नेता हो या चुनाव आयोग, सब ने चुनाव से पहले लोगों से वोटिंग करने की खूब अपील की, लेकिन पहले 3 चरण के चुनाव में इन अपीलों का वोटर्स पर कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दिया। मंगलवार को जब तीसरे चरण का चुनाव था, तो पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से वोट करने की अपील की थी। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तीसरे चरण के चुनावों तक यूपी में वोटिंग परसेंटेज का हाल देख यूपी में राजनेता भी राज्य में लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील अभी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर मतदाताओं से, अपने सम्मानित लोगों से, जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि मत प्रतिशत 100% करें, क्योंकि आपके एक एक वोट की कीमत आपकी भी और देश की भी दशा और दिशा को बदलेगा। मत प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। यूपी
यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले गिरता हुआ वोट परसेंटेज के पीछे का कारण क्या है, ये तो वोटर्स ही जाने, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण भीषण गर्मी को ही माना जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी भी बोल चुके हैं। पूरे देश के साथ अभी यूपी में भी 4 चरण के चुनाव होना बाकी है। लोगों को उम्मीद है कि आगे वोट परसेंटेज का ग्राफ जरूर बढ़ेगा, इसीलिए नेता अभी भी लोगों से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश भी आपसे यही अपील करता है कि वोटिंग के दिन घर से निकलिए और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनिए। तो चलिए न्यूज 360 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीले चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं। बयानबाजी की अगली खबर बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा उन पर बरस पड़े। क्या कहा दोनों नेताओं ने, आप सुनिए। कोई भी भाजपा का एक नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या? कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है? देखो, 4 चीज असंभव है। हमने पहले भी कहा कि सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे और काम की बात सुनना असंभव है। ये चारों चीजें असंभव है। इनको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए मोदी जी। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आखिर क्यों? देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब और चौपट हो रही है? वो देश के शहजादे हैं, जो उनके आका सब बोलते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कंटेंट लिखने वाले, वो अपनी तो न सोच है न समझ है। जो लोग लिख के देते हैं उसी पर अपना व्याख्यान देते हैं, और वही हाल हमारे बिहार के हैं। ये भी 100 लोगों की एक टीम बनाए हुए हैं, जो लिख के देगा, किस स्तर पर बोले, किसके सामने बोले, ये प्रधानमंत्री से नीचे ये दोनों बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर मानते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, पूरा बिहार जानता है। कभी बिहार के लोगों की भी तो बात करें, सीधे देश की ही बात करेंगे और प्रधानमंत्री के नीचे ये बात ही नहीं करेंगे। तो चलिए न्यूज 360 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, इनका नियमित इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज एक ऐसी घटना घटी है जिससे लोगों को आना जाना रुक गया है, उनका काम रुक गया है। एयरलाइंस के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच नाराजगी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है, जिसके बाद लोग नाराज भी हुए। क्या है पूरा मामला, ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 70 फ्लाइट कैंसिल, 300 क्रू मेंबर अचानक हुए बीमार, 15,000 यात्री हुए परेशान।
ये तस्वीर किसी बस स्टैंड, सिनेमा हॉल या किसी रेलवे स्टेशन की नहीं है। ये तस्वीर दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइटों के रद्द होने के बाद की है। यात्री गुस्से में हैं, कुछ मायूस भी हैं। ये सब सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस और कंपनी के कर्मचारियों की वजह से हो रहा है। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले ये समझिए। बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 70 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट शामिल थीं। इसके पीछे का कारण है कर्मचारियों की कमी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कई पायलट और कर्मचारी अचानक सिक लीव पर चले गए, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कई उड़ानों में देरी भी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा फ्लाइटें मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों के लिए है। इन कर्मचारियों ने लीव के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया। दरअसल एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अलग होने वाले हैं, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दोनों एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। साथ ही कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर भी कंपनी से नाराज हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया क्यों अलग हो रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस टाटा ग्रुप की एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जानी जाती थी। टाटा ग्रुप में विलय के बाद इसे एयर इंडिया एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एशिया और विस्तारा टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। इस वजह से नौकरी की शर्तें भी बदल गई हैं। इसमें मेरिट सिस्टम के साथ कई और शर्तें भी लाई गई हैं, जिन्हें पुराने कर्मचारियों ने स्वीकार। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज 360 में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।